हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंड AS 110 का। किससे रिलेट करता है क्वेश्चन? सेल ऑफ पेरेंट शेयर इन सब्सिडरी का जो कंसेप्ट होता है हमारा, उससे रिलेट करता है। दो तरह की सेल हो सकती हैं। एक सेल ऐसी जिससे पेरेंट का सब्सिडरी के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं गया, यानी कंट्रोल नॉट लॉस्ट। कंट्रोल नॉट लॉस्ट यानी हमारा केस नंबर 1, जिसके ऊपर अपन ऑलरेडी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपको तीनों क्वेश्चन यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में अपन वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें पेरेंट का सेल करने की वजह से सब्सिडरी के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। यानी मान लो कि पेरेंट एज अ पेरेंट अभी सब्सिडरी में 80% होल्डिंग रख रहा था, ठीक है। पेरेंट ने क्या करा, उसमें से 40% की होल्डिंग बेच दी, सेल कर दी। तो यानी अब पेरेंट के बाद कितनी बची? 40% की बची। क्या पेरेंट का इस 40% की होल्डिंग के साथ साथ क्या सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल है? नहीं, 50% उससे ज़्यादा होना चाहिए तो माना जाता है कंट्रोल। इसका मतलब ये 40% सेल करके पेरेंट ने क्या करा, हमारा जो कंट्रोल था पेरेंट का सब्सिडरी के ऊपर वो लॉस्ट कर दिया। पेरेंट ने सब्सिडरी के ऊपर अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया, यानी अब वो उसकी सब्सिडरी नहीं रही। अब अगर उसमें उसका कुछ कंट्रोल, अब उसका कुछ अगर इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है, यानी मैं इस 40% की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या दिखेगा? एज अ एसोसिएट दिखेगा। एज अ एसोसिएट वो अपनी बुक्स में उसको शो करेगा, एज ए इन्वेस्टमेंट शो करेगा, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट शो करेगा। वो उसको एज अ सब्सिडरी नहीं दिखा सकता, वो कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना सकता। कौन? पेरेंट। मान लो पेरेंट का नाम है P, सब्सिडरी है S, तो वो अब उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएगा। जब सब्सिडरी ही नहीं रही तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बात के? जब सब्सिडरी ही नहीं रही, सब्सिडरी क्यों नहीं रही? उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। जब मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा तो मेरी सब्सिडरी नहीं रही। तो जब मेरी सब्सिडरी नहीं रही तो मैं मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं बना सकता। अब अपने को इस चीज़ की अकाउंटिंग करनी है कि अगर सेल की वजह से, भाई पहले मेरे पास था 80%, मैंने 40% सेल कर दिया, यानी इस सेल की वजह से मेरा उस सब्सिडरी के ऊपर से कंट्रोल चला गया। मैं कैसे करूंगा इस चीज़ की अकाउंटिंग? अब आप समझो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन जितने भी नेट असेट्स थे हमारे पास वो सब्सिडरी के, भाई जब अपन ने अक्वायर करा होगा सब्सिडरी को, अपन कंसोलिडेशन करते हैं, अपन क्या करते हैं? नेट असेट्स अक्वायर करते हैं। तो हमने उसके नेट असेट्स ले लिए। भाई अब सब्सिडरी नहीं बची, कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या कर देंगे? उन नेट असेट्स को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। हमने एनसीए अपन अकाउंटिंग करते थे, अपन एनसीए लिखते थे हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। क्या वो एनसीए लिखने की जरूरत है? नहीं। हमारा कंट्रोल ही नहीं रहा, उस पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनेंगे, एनसीए की बात ही नहीं आती, एनसीए को भी डी रिकॉग्नाइज कर दो। लेकिन अगर उसमें हमारा कोई स्टेक रह गया अभी, जैसे मैंने जो अपने को आपको जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, उसमें अभी भी 40% हमारे पास है, यानी ये क्या है? हमारा रिमेनिंग स्टेक जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग ऐसा स्टेक जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है सेल होने के बाद। मान लो कि, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 70% की पेरेंट होल्डिंग करता था सब्सिडरी में, पेरेंट ने 60% बेच दी, कितनी बची? 10% बची। ये क्या है? रिमेनिंग स्टेक एग्जिस्टिंग। तो अपन इस स्टेक को एज अ इन्वेस्टमेंट शो कर देंगे, किस पे? फेयर वैल्यू पे। रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट शेयर रिटेन्ड इन सब्सिडरी बाय पेरेंट एट फेयर वैल्यू। और जो भी गेन लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन फाइनेंशियल अकाउंट्स ही नहीं बन रहे, तो कंसोलिडेटेड इक्विटी किस बात की? जब अपन लॉस नहीं होता था कंट्रोल, केस 1 जिस पे अपन ने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करेंगे, उसमें कहाँ जाता था? गेन लॉस कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में आता था, क्योंकि उसमें लॉस कंट्रोल लॉस नहीं हुआ था। उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी भी बनेंगे, इसमें तो अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि कंट्रोल ही नहीं बचा। अब क्यों नहीं बचा कंट्रोल? क्योंकि कंट्रोल लॉस्ट हो चुका, सेल की वजह से कंट्रोल लॉस्ट हो चुका। अब इसको करेंगे कैसे? ये बात तो अपने समझ में आई, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अपने को ये समझ में आ गया कि भाई साहब अपने इसको नेट असेट डी रिकॉग्नाइज करने कर देंगे। चलो सबसे पहले अपन ने क्या समझा था इसमें? नेट असेट डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, अपन कर देंगे डी रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई। ये कैसे होगा? अब आप समझो इसको नोट्स में, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई, जो अपने को डी रिकॉग्नाइज करना है ना एनसीआई। दूसरी बात, डी रिकॉग्नाइज एनसीआई करने का क्या मतलब? जब अपन एनसीआई रिकॉग्नाइज करते हैं, तब क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एनसीआई क्या होती है? एज अ लाइबिलिटी शो होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पे अपन उसको लिखते हैं, बिल्कुल। अगर एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो डेबिट किस अमाउंट से करेंगे अपन उस एनसीआई को? ध्यान से देखना। इफ एनसीआई इज कैलकुलेटेड एज पर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेटेड हुआ है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड, जिस दिन सेल हुई उस दिन का कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इनटू एनसीआई परसेंटेज ओरिजिनल वाली। ध्यान से, मैंने सब कुछ क्लियरली लिख रखा है इसमें, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। एनसीआई ओरिजिनल वाली बिफोर सेल ऑफ शेयर बाय पेरेंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एनसीआई कैलकुलेटेड है यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड, अपन क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल इनटू एनसीआई परसेंट ओरिजिनल, वही बिफोर शेयर ऑफ सेल ऑफ शेयर बाय पेरेंट।
इस तरह से अपना कौन सा अमाउंट कैलकुलेट होगा, ये वाला सेकंड अमाउंट कैलकुलेट होगा इस तरह से अपना, जो अपने को एनसीआई डी रिकॉग्नाइज करनी है, वो एनसीआई कितनी डी रिकॉग्नाइज करनी है वो अपन इस तरह से कैलकुलेशन उसकी करेंगे। अपन ये देखेंगे कि क्या प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेथड से एनसीआई कैलकुलेटेड है या फिर फेयर वैल्यू से कैलकुलेटेड है। उस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी और यहाँ पर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, बिल्कुल समझ में आ गई। दूसरी बात, मैंने आपको ऊपर बोला कि अपन जो हमारा शेयर रिटेन्ड है सब्सिडरी में, अपना ऊपर वाले एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया था 70% मेरे पास स्टेक था, मैंने 60% बेच दिया, मेरे पास 10% बचा। ये क्या है 10% रिटेन्ड वाला, इसकी वैल्यू क्या लिखूँ मैं इन्वेस्टमेंट लिखते वक्त, क्या लिखूँ मैं इसकी वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर रिटेन्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, जो अपन ने ऊपर लिया था ना एनसीआई कैलकुलेट करते हैं वही वाला फिगर, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू शेयर परसेंटेज रिटेन्ड। किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन सा फिगर मल्टीप्लाई करना है, मैंने सब कुछ क्लियरली यहाँ पे लिख रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना है स्टेप्स को फॉलो करते वक्त। ठीक है, ध्यान से आप इसको पढ़ना, शेयर परसेंटेज रिटेन्ड। ठीक है, जो मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस करा उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मैंने मेरा शेयर बेचा, मैंने बोला कि 70% में से मैंने 60% शेयर बेचा मतलब पैसा मिला, मैंने पैसा रिकॉग्नाइज कर लिया। मैंने बोला था एनसीआई डी रिकॉग्नाइज करनी है, मैंने आपको ऊपर बताया था एनसीआई डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब डेबिट, मैंने ये डेबिट कर दिया। एनसीआई का डी रिकॉग्निशन अमाउंट अपन ने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट करा, कैसे सीखा अपन ने, नोट नंबर 1 में कैसे करते हैं वो ही अपने को यहाँ पे लिखना है। इन्वेस्टमेंट अपने को रिकॉग्नाइज करना है, कितने स्टेक का मैंने रिटेन कर रखा है। इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, अगर कोई असेट रिकॉग्नाइज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा, रिटेन परसेंटेज मैंने आपको नोट नंबर 2 में बताया कि इसका अमाउंट कैसे आएगा। 2 नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, मैंने आपको सबसे पहले बार पॉइंट में बताया था अपन नेट असेट्स को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। नेट असेट्स को डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्रेडिट करना, बस इतनी सी कैलकुलेशन इसमें होती है। अगर हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल होता है तो क्या करना है, कैश रिकॉग्नाइज करना है, अगर सेल हुई है हमने कैश मिला है हमें सेल से तो कर दिया, एनसीआई डी रिकॉग्नाइज कर दी। इन्वेस्टमेंट जो हमारा रिटेन्ड पोर्शन है फेयर वैल्यू भी रिकॉग्नाइज कर लिया। नेट असेट्स हमारे हाथ से जा चुके डी रिकॉग्नाइज कर लिए। जो भी प्रॉफिट लॉस बचा वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, कंसोलिडेटेड इक्विटी में नहीं जाएगा। क्यों, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ही नहीं बनने वाले तो कंसोलिडेटेड इक्विटी किस बात की। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, बिल्कुल आ गई। तीसरी बात, इस वीडियो में मैं सिर्फ ये केस नंबर 2 ही डिस्कस करूंगा क्योंकि इस वीडियो से रेलिवेंट यही केस रेलिवेंट है, इस क्वेश्चन से यही केस रेलिवेंट है। दूसरे केसेस जो हैं, जो दूसरी डिटेल्स हैं इस कंसेप्ट की, वो मैं इररेलिवेंटली डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर जब उसका क्वेश्चन आएगा उसके साथ अपन उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली 3 वीडियोज़ में भी सिर्फ केस नंबर 1 ही डिस्कस करा था आपके साथ, यहाँ पर मैंने केस नंबर 2 आपको समझा दिया। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, चलो अब अपन अपना क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, मतलब एक तो ये मेन इलस्ट्रेशन है और दूसरा क्या है, इससे रिलेटेड है। चलो अपन पहला पढ़ते हैं फिर अपन दूसरा करेंगे। AT Limited purchased at 100% subsidiary for 50 lakh on 31st March 2001। ठीक है, 100% का कंट्रोल था AT Limited का उसकी सब्सिडरी में, उस 50 लाख पे उसने उसको खरीदा था। ठीक है, चलो व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। अच्छा, एक चीज़ और मैंने इसमें आपके लिए लिखी थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक इसमें नीचे लिखी होगी कि इसकी जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होंगे उसमें इसकी क्या एंट्री होगी। कुछ नहीं होगी, कुछ खास बात नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार देख लो, पूछा था क्वेश्चन में तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ट्रीटमेंट इन द इंडिविजुअल बुक्स ऑफ पेरेंट, कि भाई जब सेल होगी सब्सिडरी, जब सेल करेंगे अपन तो बुक पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स में मैं क्या रिकॉग्नाइज करूँ, मैं प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दूंगा और गेन लॉस जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में। मैंने अभी ऊपर वो इन्वेस्टमेंट का फिगर पढ़ा था ना 50 लाख का, उससे मेरे को ध्यान आया कि हाँ मैंने ये चीज़ भी लिख रखी है आपके लिए। तो अब एक बार इस चीज़ को भी समझना कि जो अगर क्वेश्चन में अपने से पूछा कि इंडिविजुअल बुक्स ऑफ पेरेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, अपन ने जो ऊपर पढ़ा वो तो कंसोलिडेटेड बुक्स में पढ़ा कि भाई कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, या अगर लॉस चला गया कंट्रोल तो जो पेरेंट की बुक्स बचेंगी उसमें क्या करेगा पेरेंट, ऐसे मतलब रिकॉग्नाइज कैसे करेगा इस चीज़ को, वो अपन ने ऊपर पढ़ा कि भाई एनसीआई डी रिकॉग्नाइज कर देगा, नेट असेट्स डी रिकॉग्नाइज कर देगा, इन्वेस्टमेंट जो रिटेन पोर्शन है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। इस तरह से भाई जो कंसोलिडेट हो रही है सब्सिडरी, वो सब्सिडरी को भी तो पता होना चाहिए कि भाई पेरेंट ने क्या करा, ऐसा जो ये वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में वो ये वाला ट्रांजैक्शन भी तो करेगा, उसके बाद से वो कंसोलिडेटेड बुक्स अकाउंट बनाना बंद कर देगा। 2 बातें हुई, समझ में आ गई आपको बात। भाई जैसे मान लो कि मैं हूँ रोहन लिमिटेड, मैं 2 तरह की बुक्स मेंटेन करता हूँ। एक तो मेरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और दूसरा जो मेरी एक सब्सिडरी है उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अभी तक मैं नॉर्मल तरीके से मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता जा रहा था। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैंने एक दिन क्या करा है, मेरी सब्सिडरी का सेल कर दिया, मतलब मैंने उसमें से स्टेक सेल कर दिया जिसकी वजह से मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया। अब से मेरे को नहीं, तो भाई वो जो कंट्रोल लॉस्ट हो उसकी एंट्री जो अपन ने ऊपर सीखी वो मैं इन्हीं बुक्स में करूँगा ना, जिससे मेरे को समझ तो आए कि मैं आगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रहा हूँ। भाई देखने वालों को समझ तो आना चाहिए कि आगे बन क्यों नहीं रहे। भाई ये जो एंट्री अपन ने ऊपर समझी कि एनसीआई हटा दो, नेट असेट्स हटा दो, इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो है वो रिटेन वाला उसको रिकॉग्नाइज कर लो, तो ये लास्ट एंट्री तो मैं इन्हीं बुक्स में करूँगा, जब भी तो पता चलेगा देखने वालों को कि आगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं बन रहे।
बिल्कुल, लेकिन मेरी इन बुक्स में भी तो एक एंट्री होगी। वो क्या एंट्री होगी? प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा और जो एनी गेन लॉस होगा वो पीएनएल में चला जाएगा। सिंपल सी एंट्री। ये मेरी ओरिजिनल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एंट्री है ये। और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लास्ट एंट्री होगी जो अपन ने ऊपर सीखी कि भाई जब भी हमारा कंट्रोल लॉस्ट हो गया तो अपन इस एंट्री को इनकी बुक्स में करके खत्म कर देंगे। भैया आगे से कंसोलिडेटेड एंट्री नहीं होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी। क्यों? कंट्रोल ही नहीं बचा। चलो अब अपन वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। AT Limited purchased a 100% subsidiary for rupees 50 lakh on 31st March 2001 when the fair value of net assets of BT Limited was 40 lakh. Therefore goodwill recognize हो गई थी 10 lakh की। ठीक है। AT Limited sold 60%। देखो 100% अपन स्टेक था हमारा, पूरा का पूरा सब्सिडरी हमारी होल्डी ओन थी, उसमें से मैंने 60% बेच दिया, यानी 40% बचा। क्या कंट्रोल रहा? नहीं रहा। ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन BT Limited फॉर 67,50,000। ये क्या है? जो हमें कैश मिला ना, जो हमें सेल करके कैश मिला, ये वाला अमाउंट है 67,50,000। लीविंग द AT लिमिटेड विद 40% एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ BT लिमिटेड एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 80 लाख। अज्यूम द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड BT लिमिटेड। रिटेन्ड प्रपोर्शन कितना है? 45 लाख है। अपने को फेयर वैल्यू दी हुई है इन्वेस्टमेंट पोर्शन रिटेन की। अपने को कैलकुलेट करना है गेन या लॉस। चलो अपन कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपन मेथड फॉलो करेंगे। अपन इस क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करते हैं। AT लिमिटेड के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री होगी? प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिड्यूस्ड एंड एनी गेन लॉस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। सेल प्रोसीड्स कितने की हुई? 67,50,000। प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट कितने का रिड्यूस होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट का 50 लाख का अपना इन्वेस्टमेंट था, उसका 60% अपन ने बेच दिया, 30 लाख रिड्यूस हो गया। कितना गेन आया? 37,50,000 का आया हमारे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूँ तो इन वाली बुक्स में। लेकिन इस बुक्स की भी एक लास्ट एंट्री होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बंद करने से पहले की एंट्री कि भाई मेरा कंट्रोल ही नहीं बचा। अब वो एंट्री अपन सीखते हैं जो अपन ने ऊपर समझी, उस चीज़ को अपन यहाँ पे करते हैं। क्या करेंगे अपन डी रिकॉग्नाइज कर देंगे नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। अपन ने ऊपर पढ़ा था वही वाली चीज़, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हैं, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है जिससे समझ में आए आपको। डी रिकॉग्नाइज नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। कितने हुए नेट असेट्स? 80 लाख के हमारे नेट असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। क्वेश्चन में कहा था गुडविल 10 लाख की, टोटल 90 लाख। डी रिकॉग्नाइज करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई। क्या इसमें कुछ एनसीआई है? नहीं। क्यों नहीं एनसीआई? भाई 100% हमारा था, 100% में 60% अपन ने बेचा। जब 100% हमारा था तो एनसीआई तो था ही नहीं पहले ही, तो डी रिकॉग्नाइज क्या करूँ? कुछ भी नहीं करूँगा डी रिकॉग्नाइज। अगर इसमें करना होता तो वो अपन देखते कि प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेटेड एनसीआई या फेयर वैल्यू से। जब इसमें एनसीआई नहीं है तो डी रिकॉग्नाइज भी कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है। रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड इन सब्सिडरी बाय पेरेंट एट फेयर वैल्यू 45 लाख अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। जो भी गेन लॉस होगा वो पीएनएल में चला जाएगा। एंट्री कर दिया अपन ने, कैश हमें मिल गया 67,50,000, इन्वेस्टमेंट का रिटेन्ड पोर्शन 45 लाख, नेट असेट्स हमारे हाथ से चले गए 90 लाख और हमारा गेन ऑफ सेल आ गया 22.5 लाख का। समझ में आ गया आपको बात? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको ये पता है कि अपने को किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, कौन सा फिगर उठाना है, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, समझ में आ गई। अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, मतलब सेपरेट इलस्ट्रेशन है लेकिन उसके फैक्ट्स उस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड थे तो मैंने दोनों इसमें ले लिया। क्या लिखा है? द फैक्ट्स ऑफ दिस इलस्ट्रेशन आर सेम एज अवर इलस्ट्रेशन एक्सेप्ट द ग्रुप AT लिमिटेड डिस्पोजेज ऑफ अ 90% इंटरेस्ट फॉर 85,50,000। मतलब 90% इंटरेस्ट उन्होंने डिस्पोज करा 85,50,000 में। ठीक है। लीविंग द AT लिमिटेड विद 10% इन्वेस्टमेंट। द फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इज 9,50,000, यानी हमारा 10% का जो इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड है उसकी वैल्यू 9,50,000 की है। चलो कैलकुलेट गेन या लॉस। चलो देख लेते हैं इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन करा वैसे ये वाला है। चलो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा? प्रोपोर्शनल कैरिंग अमाउंट विल बी रिड्यूस एंड कैनी गेन लॉस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। सेल प्रोसीड्स इस बार हमारे पास 85,50,000 की है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 90% अपन ने बेचा। ऊपर अपन ने कितना बेचा था? 60%। अपन अपने कितना बेचा? 90%। तो 50 लाख का 90% 45। गेन ऑन सेल कितना आया सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? यानी 40.5 लाख। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे? डी रिकॉग्नाइज नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। नेट असेट्स तो वही रहेंगे 80 लाख, 10 लाख, 90 लाख। कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई कुछ भी नहीं था, 0। रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट स्टेक एट फेयर वैल्यू 9,50,000 क्वेश्चन में दी हुई अपने को वैल्यू। एनी गेन या लॉस पीएनएल। एंट्री अपन ने कर दी, कैश अकाउंट डेबिट 85,50,000 अपने को मिले। इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड एट फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 9,50,000। नेट असेट्स हमारी बुक से निकल जाएंगे। गेन ऑन सेल 5 लाख का बचा। समझ में आ गया आपको बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितना हुआ? 85, हाँ ठीक है 95, ठीक है सही है। समझ में आ गई बात? मैं आपको वापस बता दूं कि ये जो अपन कर रहे हैं, मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ वो चीज़ कि एक बुक्स है मेरी रोहन लिमिटेड की। ठीक है, रोहन लिमिटेड की। मान लो मेरी एक सब्सिडरी है रोहित लिमिटेड, तो मैं रोहन एंड रोहित के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ।
बिल्कुल बना रहूँगा। यानी हर साल मैं मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाता हूँ, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ, हाँ बिल्कुल बनाता हूँ। भाई मैंने मेरा 100 में से 90% स्टेक सेल कर दिया, यानी अब मैं मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। यानी इनमें आज के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। भाई यूजर्स पूछेंगे क्यों नहीं बने, क्या कारण है, तो मेरे को एक एंट्री तो यहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि भाई साहब मैं मेरे नेट एसेट रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, एनसीआईडी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, मेरा इतना बचा था इन्वेस्टमेंट अब बचा है, इसलिए मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ। तो वो वाली एंट्री है ये वाली, जो अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक्स में करते हैं। और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी रोहन लिमिटेड की इंडिविजुअल बुक्स, मैंने क्या करा, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था 50 लाख का बुक्स में, मैंने उसमें 90% बेच दिया, सिंपल। ये रोहन लिमिटेड की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ी ना कुछ पता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, इनको थोड़ी पता है इंडिया से, ये तो बुक्स है बस। तो इनमें क्या दिखाऊंगा मैं, तो मेरा 50 लाख के इन्वेस्टमेंट से 90% बेच दिया, इतने का घाटा हुआ, बात खत्म। तो वो वाली एंट्री कौन सी थी हमारी, ये वाली सिंपल वाली एंट्री। तो ये होते हैं हमारे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये वाले हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अपन ये वाली एंट्री करते हैं, जो अपन कैलकुलेशंस करते हैं। समझ में आ गई आपको बात, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना किसके फिगर का कौन सा परसेंटेज अपने को लेना है, बस। मैंने सब कुछ ऊपर जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था क्लियरली लिख रखा है सब कुछ, जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कौन से फिगर का कौन सा परसेंटेज उठाना है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।